हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। जो हमारी आज की डिजीज़ कंडीशन है वो है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा को हम ग्रीक में इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ओके, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पर होने वाली बीमारी है। एम्फाइसीमा सीओपीडी के अंदर आता है। ओके, तो सीओपीडी के अंदर दो बीमारियां आती है, एक है एम्फाइसीमा, दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब जो एम्फाइसीमा है ये एक्चुअली कहाँ पर होता है? ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो इसको हम दो भागों में यहाँ पर बांट देते हैं। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? हमारा नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स। लैरिंग्स तक के रीजन को हम क्या बोलेंगे? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ट्रेकिया के बाद जो ब्रांचेस आती है, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, फिर ब्रोंकाई दो भागों में बढ़ जाएगा क्योंकि दो अलग अलग लंग्स होती है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, वहां से बना लेगा ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स हमारे लंग्स में और भी अंदर डीप इनसाइड जाएंगी, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स बना लेंगी। फिर क्या आएगा? उसके बाद आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की ब्रांचेस आती है और उनसे फिर क्या निकलते हैं? हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल निकलते हैं। ये स्ट्रक्चर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि एम्फाइसीमा जो होता है वो एक्चुअली होता कहाँ पर है। ठीक है, वो एम्फाइसीमा लंग्स में कहाँ पर होगा? तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है जिन्हें हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बोलते हैं। इन्हीं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से हमारे एल्वुलर डक्ट निकलते हैं और इनसे ही हमारे जो गैसेस एक्सचेंज यूनिट है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है एल्वुलाई, स्मॉलेस्ट जो सेल है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एल्वुलाई, वो जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, जो एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है, वो कहाँ पर होता है? हमारे इन वाले एल्वुलाई में होता है। इसलिए ये हमारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ट्रेकिया के बाद अप टू द एल्वुलाई, ट्रेकिया के बाद एल्वुलाई तक पूरा क्या कहलाएगा? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाएगा। अब जो एम्फाइसीमा की बीमारी है, ठीक है, एम्फाइसीमा कहाँ पर होता है? एम्फाइसीमा जो भाग टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं, जो भाग कब आते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं, उन्हीं में एम्फाइसीमा होगा। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये डायग्राम मैंने डीप में और बना रखा है। ठीक है, जब ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स बहुत सारे भागों में अंदर जाके बंट जाएंगे, फिर लास्ट में क्या आएगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल आएगा, फिर उससे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल निकलेगा, एल्वुलर डक्ट निकलेगा और एल्वुलाई। इन तीन भागों को हम एसिनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिनस। ठीक है, तो एम्फाइसीमा कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है एम्फाइसीमा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में होता है, हमारे एल्वुलर डक्ट में होता है और मेनली कहाँ होता है? हमारे एल्वुलाई में होता है। सिंपल सी बात यह है कि जो एम्फाइसीमा की कंडीशन है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद होगा। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं वहां पर ही एम्फाइसीमा होगा, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर रहे हैं, ये जो बाकी पार्ट्स है ना, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ये एक कंडक्टिंग पाथवे है। मतलब ये सिर्फ गैसेस को अंदर लाने का रास्ता है। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये सिर्फ गैसेस को अंदर ला रहा है और बाहर निकाल रहा है। यहाँ पर कोई भी रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। गैसेस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? हमारे एल्वुलाई में हो रहा है। हमारे ब्लड में जो CO2 होता है, ठीक है, ब्लड में जो CO2 है वो कहाँ जाएगा? हमारे एल्वुलाई के अंदर जाएगा और एल्वुलाई में जो गैसेस है ऑक्सीजन, वापस से वो कहाँ मिल जाएगा? हमारे ब्लड में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ हो रहा है? हमारे एल्वुलाई में हो रहा है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। तो एम्फाइसीमा की बीमारी कहाँ होती है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद ये बीमारी आती है। किस वाले भाग में? एसिनस वाले भाग में, जिसमें क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इसमें आएगा, एल्वुलर डक्ट इसमें आएगा और हमारे एल्वुलाई आएंगे। अब हम एम्फाइसीमा की डेफिनेशन देख लेते हैं। एम्फाइसीमा जो क्रॉनिक, ये कैसी कंडीशन है? क्रॉनिक है, मतलब ये डिजीज अचानक से नहीं होती है।
ठीक है, ये लंबे टाइम से होने वाली बीमारी है। जितनी भी सीओपीडी की डिजीज होती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो चाहे एम्फाइसीमा हो, उसका जो मेन कॉज है वो स्मोकिंग है। जो लोग बहुत अधिक सिगरेट वगैरह पीते हैं या इसके पॉल्यूशन में अधिक रहते हैं, उनमें ये एम्फाइसीमा अधिक देखा गया है। ठीक है, तो ये लंबे टाइम से, क्रोनिक मतलब जो लंबे टाइम से बीमारी चली आ रही हो उसे हम क्रोनिक बोलेंगे। ये बीमारी अचानक से नहीं होती है, इसको होने में टाइम लगता है। ये एक क्रोनिक कंडीशन है। प्रोग्रेसिव डिजीज, प्रोग्रेसिव मतलब जो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। पहले एम्फाइसीमा शुरू में माइल्ड होगा, ठीक है, हल्का फुल्का एम्फाइसीमा होगा, फिर क्या होगा, मॉडरेट होगा, थोड़ा और भी खतरनाक रूप ले लेगा, और फिर क्या हो जाएगा, बहुत ही सीवियर कंडीशन में पेशेंट आ जाएगा या वेरी सीवियर कंडीशन में पेशेंट इसमें आ जाएगा। ये बीमारी धीरे धीरे आगे और भी बेकार होती रहती है, माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से वेरी सीवियर कंडीशन। ठीक है, ये एक इरिवर्सिबल डिजीज कंडीशन है, मतलब लंग्स जितना डैमेज हो चुका है वो उसको हम वापस पुनः उसी स्थिति में वापस नहीं लेके आ सकते, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक इरिवर्सिबल रेस्पिरेटरी डिजीज है। इरिवर्सिबल मतलब कि लंग्स जितना डैमेज हो चुका है उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। ये कंडीशन कैसी है, इरिवर्सिबल है। हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन है दैट अफेक्ट्स द एल्वुलाई। ये मेनली किसको अफेक्ट करती है, हमारे एल्वुलाई को करती है। हमारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है, एल्वुलाई है, जहाँ पर एक्चुअल में रेस्पिरेशन होता है। तो ये बीमारी हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज में हमारे एल्वुलाई को इन ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एल्वुलाई अंगूर के गुच्छे के समान स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में मिले होते हैं। ठीक है, एक सिंगल एल्वुलाई को हम एल्वोली बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्वोली। और जब ये बहुत सारे इकट्ठा आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एल्वुलाई बनेगा। तो यहीं पर ही क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि इन एल्वुलाई में बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज है। ठीक है, बहुत सारे ब्लड की कैपिलरीज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड से CO2 एल्वुलाई में जा रहा है और ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, हमारे ब्लड में वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये एल्वुलाई में खराबी आएगी। इसमें क्या होगा एल्वुलाई में, अब बाय डूइंग परमानेंट इनलार्जमेंट, इन एल्वुलाई में इनलार्जमेंट हो जाएगा, मतलब जो इनका नॉर्मल शेप और साइज है उससे ये अधिक बड़े हो जाएंगे। इसीलिए एम्फाइसीमा को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, क्योंकि यहाँ पर जो एल्वुलाई है उनका साइज बढ़ रहा है। ठीक है, उनका परमानेंट मतलब हमेशा के लिए वो इनलार्ज हो जाएंगे। क्यों, अब देखते हैं आगे, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। और क्या होगा, जो एल्वुलाई की वॉल है उसमें डैमेज होना शुरू हो जाएगा, उसमें डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ऑफ वॉल्स लीड्स टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर इनमें डैमेज और डिस्ट्रक्शन होगा तो ये अपनी इलास्टिसिटी खो देंगे। सिंपल सी बात यह है कि जो एल्वुलाई होते हैं उनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, और वो किस कारण होती है, हमारे एल्वुलाई में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है, इलास्टिन। क्या नाम है, इलास्टिन। ठीक है, तो हमारे एल्वुलाई में कौन सा प्रोटीन है, इलास्टिन प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होना जरूरी है, हमारे एसिनस में, मेनली कहाँ बोल रही हूँ मैं, एसिनस में। ये प्रोटीन हमारे एसिनस में होना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, हमारे एसिनस में हो रहा है। ठीक है, तो ये इलास्टिन प्रोटीन करता क्या है, ये इलास्टिन प्रोटीन इनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब हमारे एल्वुलाई को एक स्प्रिंग की तरह क्या देगा, इलास्टिसिटी देगा। आपने स्प्रिंग देखा होगा, अगर उसको हम खींच देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसको अगर हम छोड़ देंगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर हमारे एल्वुलाई में होती है। जैसे ही हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं तो जो हमारे एल्वुलाई है वो इन्फ्लेट, मतलब वो फूल जाएंगे। ठीक है, वो इन्फ्लेट हो जाएंगे। क्यों इन्फ्लेट होंगे, क्योंकि उसके अंदर लचीलापन है, किसके कारण, इलास्टिन प्रोटीन के कारण। ठीक है, अब जैसे हम CO2 को बाहर एक्सेल करेंगे, ठीक है, जैसे हमने सांस को बाहर फेंका, CO2 को बाहर फेंका, तो क्या होगा, जो एल्वुलाई है वापस से वो रिकॉइल हो जाएगी, मतलब वो वापस से सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से क्या होता है, एल्वुलाई कभी इन्फ्लेट होती है, कभी फूल जाती है, कभी रिकॉइल हो जाती है, वापस क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है।
तो एल्वुलाई के अंदर एक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, एक स्प्रिंग की तरह प्रॉपर्टी होती है। बट जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, कॉजेटिव फैक्टर क्या है इसका, मेन जो फैक्टर है वो स्मोकिंग है। कोई अगर बहुत लंबे टाइम से लगातार सिगरेट वगैरह ले रहा है तो सिगरेट में बहुत सारे निकोटीन, हार्मफुल निकोटीन होती है। उसमें एक एंजाइम होता है, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। सिगरेट में भी क्या होता है, प्रोटीएज एंजाइम होता है। फिर अगर कोई लंबे टाइम से सिगरेट ले रहा है तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करेगा, ठीक है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन करेगा। फिर क्या होगा, हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती है वो अपना रिस्पॉन्स दिखाती है। बट एक टाइम बाद ऐसा आएगा, अगर कोई बहुत हैवी स्मोकिंग कर रहा है, लंबे टाइम से लगातार सिगरेट पी रहा है और बहुत ज़्यादा पी रहा है, टाइम पीरियड बहुत अधिक हो चुका है, तो हमारी इम्यूनिटी भी थक जाएगी, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी, कंपनसेट ढंग से नहीं कर पाएगी और उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हमारी इम्यूनिटी से न्यूट्रोफिल्स निकलते हैं, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी से माइक्रोफेजिस सेल्स निकलते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर साइटोकाइंस भी निकलते हैं। तब ये क्या रिलीज करेंगे, यहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम रिलीज करेंगी। वो प्रोटीएज एंजाइम इस इलास्टिन प्रोटीन को खत्म कर देगा, इस इलास्टिन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर ये इलास्टिन प्रोटीन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हट जाएगा, अगर ये इलास्टिन प्रोटीन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हट जाएगा तो एल्वुलाई की वॉल पूरी डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ की वॉल डैमेज हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी बॉडी में जो लीवर है वहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। तो हमारा जो लीवर है वो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम सीक्रेट करता है। वो एंजाइम क्या करता है, इस इलास्टिन को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। बट कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर के कारण, ठीक है, उनके हेरिडिटरी अनुवांशिक जो पदार्थ जो पेरेंट्स से आते हैं उसके कारण उनका लीवर ढंग से इस एंजाइम को नहीं बना पाता, जिसकी वजह से वो इसके डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक पाता, ठीक है। तो स्मोकिंग के कारण प्रोटीएज एंजाइम निकल रहा है और हमारे इम्यून सेल से भी क्या निकल रहा है, प्रोटीएज एंजाइम निकल रहा है। खासकर हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो अधिक अमाउंट में प्रोटीएज एंजाइम बनाना शुरू कर देंगी, जो हमारे एल्वुलाई की वॉल को बिल्कुल डैमेज कर देगी, बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर देंगी और कुछ टाइम बाद ये एल्वुलाई अपना शेप खो देंगी, ठीक है, और इतने बड़े स्ट्रक्चर वाले फॉर्म में आ जाएंगी। अब इस एल्वुलाई को इतना बड़ा स्ट्रक्चर ये आपस में आ चुका है क्योंकि इसने अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी खो दी है। अब जो गैसेस इसके अंदर फंस चुकी है, ठीक है, जो CO2 इसके अंदर रह चुकी है वो बाहर नहीं निकल पाई है। क्यों? क्योंकि जब इरिटेशन और डैमेज होगा तो जो यहाँ पर ये एल्वुलर डक्ट है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, ये भी डैमेज हो जाएंगी और ये सिकुड़ जाएंगी, ठीक है। डैमेज और डिस्ट्रक्शन के कारण ये जो बाकी चीज़ें हैं सिगरेट स्मोकिंग के कारण, ये बाकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, हमारा जो ब्रोंकाई है, ये सब डैमेज हो जाएगा और आपस में सिकुड़ जाएगा, जिसके कारण जो CO2 इसके अंदर है, जो ब्लड से इसने CO2 अपने अंदर ली है, वापस से नहीं जा पाएगा, मतलब वापस हम उसको बाहर नहीं फेंक पाएंगे, तो हमारे एल्वुलाई के अंदर ही ट्रैप हो जाएगी। इसलिए हमारे एल्वुलाई में कुछ गैसेस बच जाती है, CO2 बच जाएगा, यहाँ पर एयर की ट्रैपिंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पूरी वॉल डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, यहाँ पर भी स्पाज्म आ चुका है, ये डक्ट वगैरह इरिटेशन, डैमेज, डिस्ट्रक्शन के कारण क्या हो गई, सिकुड़ गई है, नैरो हो गई है, तो वापस से एयर बाहर नहीं जा पाएगी। तो कुछ अमाउंट में जो एयर होती है, जो बेकार वाली गैस है CO2, वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो पेशेंट को जो लिप्स है उनको प्रेस करके इस तरह से रेस्पिरेशन लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, मतलब होठों को मतलब अपने जो लिप्स है उनको दबा के बाहर CO2 को निकालना, ठीक है। पेशेंट को बहुत ताकत लगानी पड़ती है बाहर के गैस को निकालना, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, तो इसको बोलते हैं पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। तो यहाँ पर एयर ट्रैप हो जाएगी, ये अपनी एल्वुलाई अपनी इलास्टिसिटी खो देगा, उसमें डायलेशन हो जाएगा एयर स्पेस में, कॉजेस ब्रोंकल कोलैप्स, धीरे धीरे ब्रोंकस भी कोलैप्स हो जाएगा और वहाँ पर एयर की ट्रैपिंग हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन थी एम्फाइसीमा की। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा।
तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल बेसिस पे हमने एम्फाइसीमा को यहाँ पर 4 भागों में क्लासिफाई किया है। नंबर 1 हमारे पास आता है सेंट्री लोबुलर एम्फाइसीमा, जिसको हम सेंट्री एसाइनस एम्फाइसीमा भी बोलते हैं। तो हम सभी को डायग्राम अच्छे से याद है कि यहाँ पर टर्मिनल ब्रोंक्यूल है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जुड़ा हुआ है और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से हमारी कुछ एल्वुलर डक्ट जुड़ी होती है और एल्वुलर डक्ट से फाइनली हमारे एल्वुलाई यहाँ पर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है। तो सेंट्री लोबुलर एम्फाइसीमा कहाँ पर होता है? ये हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में होगा। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो सिर्फ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वाला भाग है वही यहाँ पर इन्फ्लेम्ड है, उसी में यहाँ पर स्वेलिंग आ रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो कौन सा भाग यहाँ पर अफेक्टेड है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वाला भाग ही अफेक्टेड है, जिसको हम प्रॉक्सिमल भाग भी बोलते हैं। तो सेंट्री लोबुलर एम्फाइसीमा कहाँ पर होता है? हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में होता है और बाकी पार्ट्स में ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ठीक है, ओनली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल यहाँ पर क्या है? इन्फ्लेम्ड है। दूसरा मोस्ट कॉमन टाइप, ये सबसे अधिक पाया जाने वाला टाइप है सेंट्री लोबुलर एम्फाइसीमा। ये बहुत अधिक देखा गया है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है और ये उनमें होता है ड्यू टू हैवी स्मोकिंग। जो लोग बहुत अधिक स्मोक वगैरह करते हैं, बहुत अधिक इरिटेंट के संपर्क में रहते हैं, ठीक है, चाहे वो एक्टिव स्मोकर हो जो खुद ही स्मोक कर रहा हो या फिर वो उन लोगों के बीच में रहते हैं जो बहुत अधिक स्मोक कर रहे हो, पैसिव स्मोकर हो। ठीक है, तो इसका मेन जो पॉजिटिव फैक्टर है वो क्या है? स्मोकिंग है। फिर है इसका अपर लोब ऑफ लंग, ये हमारे लंग्स के ऊपर वाले भाग को इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे लंग्स के 2 पार्ट है, ठीक है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट लंग है वो 3 लोब्स में यहाँ पर डिवाइड होता है और लेफ्ट वाला लंग हमारे 2 लोब्स में डिवाइड होता है। तो सेंट्री लोबुलर एम्फाइसीमा लंग्स के ऊपर वाले भाग को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, लंग्स के ऊपर वाले भाग को अफेक्ट करता है। दूसरा आता है यहाँ पर पैन लोबुलर एम्फाइसीमा। इसके नाम से पता लग रहा है पैन लोबुलर, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जैसे एक पैनकेक है और अगर आपको कोई पैनकेक खाने को देता है तो हमें फिर कुछ टाइम बाद पूरा ही पैनकेक खाने का मन करता है। ये सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। ठीक है, पैन लोबुलर मतलब पैनकेक, तो यहाँ पर पूरा भाग यहाँ पर इन्फेक्टेड हो जाएगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, जो एल्वुलर डक्ट है और जो हमारे एल्वुला है, सभी में इन्फ्लामेशन होगा पैन लोबुलर में। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में इफेक्ट होगा, एल्वुलर डक्ट इफेक्ट होगा और हमारे एल्वुला इसमें इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारा ही जो असाइनस रीजन है, असाइनस रीजन किन से मिलके बनता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट और हमारे एल्वुला होते हैं, इन्हीं को हम असाइनस वाला भाग कहते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा असाइनस रीजन क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब में हो जाएगा। सब में मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जितने भी भाग है, चाहे वो प्रॉक्सिमल भाग हो चाहे वो डिस्टल भाग हो, ये सभी में हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ये। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जिन लोगों में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी होती है, ठीक है, और ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीज की एक्टिविटी को रोकता है। ठीक है, जब भी कोई स्मोक करता है या फिर हमारे जो बॉडी के इम्यून सेल्स निकलते हैं जब वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, उस टाइम पे वो भी एक प्रोटीज एंजाइम निकालते हैं और ये प्रोटीज एंजाइम बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये हमारे लंग्स की इलास्टिन प्रोटीन को बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। ठीक है, उसको बिल्कुल ही ब्रेक डाउन कर देता है। तो उस प्रोटीज की एक्टिविटी को रोकने के लिए हमारा जो लिवर है वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम निकालता है हमारे ब्लड में और वहाँ से वो कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स में जाएगा और जो बाहर से प्रोटीज आ रहे हैं या फिर जो इम्यून सेल ने प्रोटीज निकाले हैं उसकी एक्टिविटी को रोक देगा। तो कुछ लोगों में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उनका लिवर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं बना पाता है ड्यू टू सम जेनेटिक फैक्टर और हेरिडिटरी फैक्टर। फिर है लोअर लंग लोब, ये किस वाले भाग को अफेक्ट करेगा? ये हमारे लंग्स के नीचे वाले रीजन को अफेक्ट कर देगा। हमारे लोअर वाले लोब्स को ये क्या कर देगा? इन्फ्लेम्ड कर देगा। ठीक है, फिर है पैरासेप्टल एम्फाइसीमा। पैरासेप्टल एम्फाइसीमा हमारे
डिस्टिल वाले स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। समटाइम्स एल्वुलाई के साथ साथ यहाँ पर हमारे एल्वुलर डक्ट भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो ये हमारे डिस्टिल वाले स्ट्रक्चर में होगा और यहाँ पर हमारा एल्वुलर डक्ट एज वेल एज हमारे जो एल्वुलाई है उन दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो कौन कौन से भाग आते हैं हमारे डिस्टिल स्ट्रक्चर में? हमारे एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई, तो इसको बोलते हैं पैरासेप्टल एम्फाइसीमा। लोअर लोब इन प्लूरा और इन लोब्यूल्स, और ये भी हमारे कहाँ होता है? लंग्स के लोअर लोब में होता है। और कभी कभी जो लंग्स की लेयर होती है ना, प्लूरल लेयर, उसको भी ये इन्फेक्ट कर देता है। लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है प्लूरल लेयर, उसको भी ये इन्फेक्ट कर देगा। और कभी कभी ये कहाँ हो जाएगा? हमारे लंग्स के नीचे वाले लोअर लोब्स में भी हो जाएगा। मेनली नियर फाइब्रोसिस स्कारिंग, जिस भी भाग में, जिस भी रीजन में किसी डिजीज के कारण, अन्य कोई कारण है, जिस भी कारण अगर हमारे किसी लोब में लंग्स के फाइब्रोसिस हो रखा है या फिर वहाँ पर स्कारिंग हो रखी है, ठीक है, फाइब्रोसिस मतलब स्कार वगैरह बनना, वहाँ पर हार्डनेस होना, तो वहाँ पर क्या होगा? पैरासेप्टल एम्फाइसीमा भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग होगा। फिर है नॉर्मल फाइंडिंग सिस्ट। अगर आपको इसको क्लिनिकली डायग्नोस करना है, इसको हम क्लिनिकली कैसे पहचानेंगे? कि अगर एल्वुलाई में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, थैले लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम सिस्ट बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे अगर सिस्ट लंग्स के एल्वुलाई में या फिर एल्वुलर डक्ट में हो जाएगा, तो ये इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग है। इसको डायग्नोस पहचानने का तरीका यही है कि यहाँ पर क्या होगा? सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा और इन सिस्ट के बनने से ये और अधिक इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे और एक बुल्लाई का फॉर्मेशन बना लेंगे। मैंने आपको बताया था बुल्लाई क्या होता है? बड़े वाले स्ट्रक्चर जिनके अंदर एयर की ट्रैपिंग होती है। तो सिस्ट के बनने से यहाँ पर क्या बन चुका है? बुल्लाई का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इसका क्लिनिकल डायग्नोस यही है। इसका कोई भी अभी तक कारण नहीं पता, अननोन रीजन है। और जिन लोगों में नीमोथोरेक्स होता है, मतलब जो बाहर की ईयर है वो हमारे लंग्स के कैविटी में अगर इन्वॉल्व बाहर से आ गई है प्लूरल कैविटी में, तो उन लोगों में ये पैरासेप्टल एम्फाइसीमा देखने को मिला है। अगर कुछ लोगों में क्या है? नीमोथोरेक्स के केसेस है, तो उनमें पैरासेप्टल एम्फाइसीमा भी देखने को मिला है। अदरवाइज इसके कॉज क्या है? अननोन है। फिर आता है हमारे पास इर्रेगुलर एम्फाइसीमा। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये इर्रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कहीं कहीं पर ये हो रखा है, कहीं कहीं पर नहीं हो रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में भी हो सकता है, हमारे एल्वुलर डक्ट में भी हो सकता है और हमारे एल्वुलाई में भी हो रखा है। ये इर्रेगुलर तरीके से कहीं भी हो जाता है। कहाँ पर है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, एल्वुलर डक्ट में और हमारे एल्वुलाई में। तो ये इरेगुलरली इन्वॉल्व है और इसका कोई भी सिम्टम, कोई भी जो लक्षण है वो पेशेंट में देखने को नहीं मिलता है। ये एसिम्टोमेटिक रूप में देखा गया है। तो इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ एम्फाइसीमा, तो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एम्फाइसीमा होता है, वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर है? तो नंबर 1 जो मोस्ट कॉमन है वो है इसमें सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग बहुत अधिक सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा चांस होता है एम्फाइसीमा होने का। स्मोकिंग चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो टोबैको स्मोक हो या पाइप स्मोक हो, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे जो लंग्स के ब्रोंकाई होते हैं, जो एल्वुलाई होते हैं, उनमें डैमेज आता है, उनमें इन्फ्लामेशन होता है, उनमें इरिटेशन होता है। स्मोक से प्रोटीन्स भी निकलता है जो कि हमारे इलास्टिन प्रोटीन को नष्ट कर देता है और हमारा इलास्टिन प्रोटीन लंग्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई बहुत लंबे टाइम से ले रहा है और काफ़ी ज़्यादा ले रहा है तो उसमें एम्फाइसीमा होने के खतरा बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है सेकेंड हैंड स्मोक। सेकेंड हैंड स्मोक किसे बोलेंगे? ठीक है, जो है सिगरेट स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें एक्टिव स्मोकर बोलते हैं। सेकेंड हैंड स्मोक यहाँ पर कौन है? जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं, जो लोग उस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे पैसिव स्मोकर। ठीक है, अगर कोई ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा है जो स्मोकिंग कर रहा है तो दूसरे पर्सन को भी एम्फाइसीमा होने का खतरा बढ़ जाता है और भी लंग्स डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उसे बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोक या फिर पैसिव स्मोकर। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऐसे जो कोई कार्य क्षेत्र जहाँ पर फ्यूम्स निकलते हैं, डस्ट निकलते हैं, वेपर्स निकलते हैं पॉल्यूशन के, वो भी लंग्स को डैमेज करता है और एम्फाइसीमा को कॉज करता है। ऑक्यूपेशन जैसे कि कुछ लोग भट्टी में काम करते हैं या फिर ईंट की भट्टी में काम करते हैं या फिर कहीं पर केमिकल फ्यूम्स निकलते हैं, कहीं पर प्लांट्स हम ऐसे ग्रो कर देते हैं, हाइड्रो प्लांट जिनमें बहुत सारी केमिकल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उनके जो वेपर्स निकलते हैं या जो उनके फ्यूम्स जो उनसे धुआं निकलता है
उससे भी लंग्स को बहुत डैमेज होता है। ऑक्यूपेशनल मतलब कुछ ऐसी जगहों पे काम करना जहाँ पर खतरनाक तरीके की गैसेस वगैरह निकलती है जो हमारे लंग्स में इरिटेशन और इन्फ्लामेशन कॉज करती है। नेक्स्ट है एयर एंड व्हीकल पॉल्यूशन। आजकल जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके कारण भी लंग्स में बहुत अधिक डैमेज होता है। और आजकल जो लगातार ट्रैफिक वगैरह हो रहा है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स वगैरह हमारी सड़कों पे आ चुके हैं, उनसे हार्मफुल, बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे लंग्स के लिए अगेन क्या है, डैमेज कॉज करता है। तो एयर पॉल्यूशन और व्हीकल मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके थ्रू जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं वो भी हमारे लंग्स को डैमेज करता है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये बहुत ही रेयर मतलब कुछ ही लोगों में पाया जाता है, ठीक है। ये एक हेरिडिटरी डिजीज कंडीशन है जो अनुवांशिक है, अपने माँ बाप से आगे पीढ़ी में जाती है। अगर किसी को ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है मतलब उसका लीवर इस वाले एंजाइम का ढंग से सिक्रीशन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हमारे लीवर से सिक्रीट होकर हमारे ब्लड में जाएगा और वहाँ से हमारे लंग्स में जाएगा, जो कि प्रोटीएज को रोकेगा, ठीक है, प्रोटीएज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा ताकि वो इलास्टिन को ब्रेक ना करे, ताकि वो इलास्टिन को ना तोड़े। तो ये बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कुछ % लोगों में ही पाया जाता है, या फिर जिनकी फैमिली में पहले किसी को COPD था और उसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है तो उसमें खतरा और अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एजिंग। अब एज के साथ साथ हमारी बॉडी थोड़ा वर्क करना कम कर देती है, तो ऑब्वियस सी बात है 40 से 50 साल के बाद जो हमारे लंग्स भी होंगे वो भी थोड़ा थोड़ा काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। उसमें कुछ फंक्शनल डिसेबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है उनमें भी लंग इन्फेक्शन होने का खतरा है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें बचपन में कोई लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शन बार बार हुआ है तो उनको आगे चल के एम्फाइसीमा का खतरा होता है, या फिर HIV के पेशेंट या फिर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और ऐसी लेडीज़ जो गांव वगैरह के एरियाज़ में काम करती है, जैसे चूल्हे में काम करती है, तो वहाँ पर वेंटिलेशन, ठीक है, हवा का आदान प्रदान ढंग से नहीं हो पाता, वह एक बंद स्पेस में काम करती है, तो जो लकड़ी का जो फ्यूम है, जो काऊ डंग, जो गाय का गोबर है, या फिर ऐसे कोयले वगैरह जो भट्टी में जलते हैं, उनसे बहुत ही खतरनाक जो फ्यूम्स उत्पन्न होते हैं ना, तो उनसे भी एम्फाइसीमा का खतरा बढ़ जाता है।